देखो बेटे, कल हम कर रहे थे मीनिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। इसमें से मैंने आपको फर्स्ट 2 पॉइंट्स करवा दिए थे, परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। देन है बेटे थर्ड आपका परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। देखो, हम गुड्स परचेज करते हैं, उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव हो सकते हैं या लो क्वालिटी के हो सकते हैं, ठीक है। तो उन गुड्स को हम वापस कर देते हैं। एट द टाइम ऑफ परचेज बीइंग रिटर्न, ठीक है, उस समय जब हम परचेज को रिटर्न करते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो परचेज रिटर्न अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ना कि परचेज अकाउंट को। इट इज क्रेडिटेड विद द पर्पज टू नो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न बाय द फर्म, ठीक है। इसको क्रेडिट इस उद्देश्य से किया जाता है बेटे, ताकि हमें पता चल पाए कि फर्म ने कितने गुड्स वापस किए हैं टोटल। एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, डिस्कस्ड इन लैटर चैप्टर, मतलब उसको हम आगे करेंगे 18 चैप्टर में। परचेज रिटर्न अकाउंट इज डिडक्टेड, तो हम क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, जो आपका परचेज अकाउंट होता है बेटे, उसको हम डिडक्ट कर देते हैं। देखो, इस तरह टी फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, जहाँ पे हम राइट करते हैं टू परचेजेस, ठीक है। जो भी आपकी अमाउंट होगी, मान लो 50,000 आपकी अमाउंट है, और इसमें से बेटे जो आपके परचेज रिटर्न होंगे, ठीक है, उसको हम डिडक्ट कर देंगे। मान लो आपकी वैल्यू 5,000 है रिटर्न की, तो जहाँ पे हम नेट परचेजेस शो करेंगे कि एक्चुअल में हमने कितनी परचेज की है। परचेज रिटर्न अकाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेज अकाउंट टू शो दी परचेज एट नेट अमाउंट, ताकि परचेज को हम नेट अमाउंट पे शो कर पाएँ। इट इज़ क्रेडिटेड फॉलोइंग द रूल फॉर एक्सपेंस अकाउंट। परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट क्यों करते हैं, जो एक्सपेंस अकाउंट का रूल है उसको फॉलो करके। इनकम सॉरी इंक्रीज इन एक्सपेंस, जब इंक्रीज होते हैं एक्सपेंस तो डेबिट करते हैं, और जब आपके एक्सपेंस डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। जब हम गुड्स को रिटर्न कर देंगे, तो अगर मान लो आपने पहले 50,000 पे करने थे, अभी आपने 5,000 की गुड्स रिटर्न कर दी, तो जस्ट अभी बेटे आपने 45,000 पे करने हैं, तो 5,000 से आपके एक्सपेंस रिड्यूस हो गए, तो इसीलिए हम परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। एट द टाइम ऑफ गुड्स सोल्ड बीइंग रिटर्न, जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो उसमें से कुछ गुड्स हमें वापस मिल सकती हैं। वहाँ पे भी वही रीज़न हो सकता है कि गलती से हमने कुछ क्वालिटी है ना एक्सचेंज करके दे दी, या कुछ डिफेक्टिव गुड्स हमसे सेल हो गए, तो जो कस्टमर है वो हमें गुड्स वापस कर देगा, ठीक है। उसको हम सेल्स रिटर्न बोलेंगे। तो जहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट होगा, ना कि सेल्स अकाउंट, ठीक है। और इसको हम क्रेडिट करेंगे, क्यों क्रेडिट करते हैं, विद द पर्पज टू नो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड हैविंग बीन रिटर्न टू द फर्म, कि मतलब जो हमने टोटल सेल की थी उसमें से कितने गुड्स वापस हो चुके हैं। एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट इज डिडक्टेड, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम डिडक्ट करेंगे, सॉरी, सेल्स अकाउंट से। देखो, जहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस लिखा था, इसके साथ ही बेटे ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और जो आपका जे वाला परचेजेज है ये ट्रेडिंग का पार्ट होता है। और इसके साथ ही क्रेडिट साइड में बेटे आपकी सेल्स आती है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। सेल्स भी हम जस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि सेल्स आपकी थी टोटल 80,000 की, ठीक है। सेल्स क्रेडिट होगी क्योंकि हमारी इनकम है, उसमें से जो भी रिटर्न्स हुए हैं, सेल्स रिटर्न्स, ठीक है, उसको हम डिडक्ट कर देंगे। रिटर्न बेटे आप जहाँ पे राइट कर लेना, क्योंकि अमाउंट के नीचे अमाउंट आती है। जहाँ पे मान लो आपके 4,000 के रिटर्न हुए हैं, ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू रह जाएगी नेट सेल्स की, वो 76,000 आएगी। जहाँ पे देखो यही राइट किया गया है कि एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट इज डिडक्टेड, सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम डिडक्ट करते हैं सेल्स अकाउंट में से, टू शो सेल्स एट नेट अमाउंट, ताकि हम सेल्स को नेट अमाउंट पे शो कर पाएँ। बट जहाँ पे जो बार बार प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं करते हम सेल्स एंड परचेज को, हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपका मतलब इनडायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंस को शो करता है। जो आपकी परचेज एंड सेल होती है, जो आपकी डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होते हैं।
इट इज डेबिटेड फॉलोइंग द रूल फॉर इनकम अकाउंट, ठीक है, इसको हम डेबिट करेंगे जो आपका इनकम अकाउंट का रूल है उसको फॉलो करके। इंक्रीज इन रेवेन्यू और इनकम इज क्रेडिटेड, जो आपकी इंक्रीज होगी रेवेन्यू या इनकम उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और जब आपकी रेवेन्यू डिक्रीज होगी या इनकम डिक्रीज होगी बेटे तो उसको हम डेबिट करेंगे। इस केस में भी यही हो रहा है, सेल्स हमारी हुई थी 80,000 की, उसमें से 4,000 हमने रिटर्न कर दिए, तो हमारी जो नेट सेल्स रह गई, नेट इनकम रह गई वो जस्ट 76,000 की रह गई, ठीक है, हमारी इनकम डिक्रीज हो गई, तो इसीलिए हम सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, इट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है, रिमेनिंग अनसोल्ड। क्लोजिंग स्टॉक बेटे वो स्टॉक होता है जो हर एक 31 मार्च को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास रह जाता है अनसोल्ड, जो सेल नहीं होता उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। इट इज द बैलेंस ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा बेटे वो बैलेंस होगा, ओपनिंग स्टॉक उसमें परचेज ऐड कर देंगे, कॉस्ट है जो गुड्स सोल्ड की, ठीक है, वो आपकी माइनस हो जाएगी, और ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। मैं नोटबुक पे भी आपको करवा देती हूँ फॉर्मूला। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटे आपकी होती है कि जो चीज़ें आप सेल कर रहे हो, ठीक है, उनको प्रोड्यूस करने के ऊपर कितनी आपको कॉस्ट आई है, ठीक है, कितने मतलब हमारा मनी लगा है किसी थिंग को प्रोड्यूस करने में। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक आता है जो आपके हर एक 1 अप्रैल को होता है, प्लस इसमें परचेज आ जाती है बेटे आपकी, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो परचेज के ऊपर होते हैं आपके, ठीक है, जो इनडायरेक्ट होते हैं बेटे वो सेल्स के एक्सपेंस होते हैं एंड ऑफिस के एक्सपेंस होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, अभी हमने क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक बेटे कैलकुलेट करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका जहाँ पे आ जाएगा, कॉस्ट आपकी जहाँ पे माइनस हो जाएगी जाके, ठीक है, यही फॉर्मूला हमें गिवन है। जो स्टॉक है बेटे इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू, जो स्टॉक होता है बेटे या तो उसको कॉस्ट पे कंसिडर करेंगे या नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे, ठीक है, दोनों में से जो भी कम होएगी। अगर देखो हमारे पास जो है ना स्टॉक है उसकी वैल्यू है बेटे 80,000, ठीक है, जो बुक वैल्यू थी बेटे वो थी आपकी 80,000। फ्रेश पेज पे करते हैं, देखो आपके पास स्टॉक था, ठीक है, उसकी जो बुक वैल्यू थी आपकी वो थी 80,000 की, और जो मार्केट वैल्यू है वो आपकी रह गई बेटे 70,000, ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी आपका कम होएगा बुक्स में वही वैल्यू कंसिडर की जाएगी। मार्केट वैल्यू कम है तो मार्केट वैल्यू बुक्स में शो करेंगे, अगर इसके ऑपोजिट होता, आपकी बुक वैल्यू 60,000 होती, ठीक है, और जो आपकी मार्केट वैल्यू थी वो 70,000 हो जाती, तो हम बेटे बुक वैल्यू को बुक्स में कंसिडर करते, फिर हमने मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करना था, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को हम कॉस्ट या मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी कम होगा उस वैल्यू के ऊपर बुक्स में शो करते हैं। देखो थर्ड आपकी ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 अगेंस्ट चेक। बेटे हमने गुड्स परचेज किए, उनकी हमने पेमेंट उनकी हमने पेमेंट की है 50,000 चेक में, ठीक है, तो क्या करोगे, आपने रिसीव क्या किया, गुड्स रिसीव किए, कैसे किए, परचेजेस से, ठीक है, तो परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। सेकेंड थिंग आप जहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट का रूल भी अप्लाई कर सकते हो, परचेजेस हमारे क्या है, नॉमिनल अकाउंट के अंडर एक्सपेंस हैं, तो जहाँ पे परचेज हो रही है दैट मीन एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, जब एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो आपके डेबिट होंगे, ठीक है, तो परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। पेमेंट हमने कैसे की है, ठीक है, कैश में सॉरी चेक में पेमेंट की है, तो ये आपका एसेट्स का रूल हो गया, एसेट्स आपकी रिड्यूस हो गई, ठीक है, डिक्रीज हो गई एसेट्स, तो जब आपकी एसेट्स डिक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, बीइंग द गुड्स परचेज एंड इशूड चेक, हमने गुड्स परचेज की और उसके लिए हमने चेक इशू कर दिया।